गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 17B एक्सरसाइज के MCQs। इससे पहले 17A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उससे पहले हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी हो गई है। तो अगर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए पहले आपको वो दोनों वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत देगी। अदरवाइज ये एक्सरसाइज 17A से ज़्यादा ईजी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ भी आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जहां पर मैंने एमसीक्यूज के ऑप्शन नहीं लिखे, तो आप बुक लेके बैठ सकते हो, वहां पे मैच कर लेना ऑप्शन। नहीं तो आंसर अगर समझ आ गया तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली कोई भी हमें आंसर सही से मतलब है ना। चलो मैं देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास ए बी सी डी जी एक फिगर दी है जिसमें ये दोनों लाइन पैरेलल दी हैं। तो जो जो स्टेटमेंट में थी वो मैंने सिंबॉलिकली जहां पर रिप्रेजेंट किया है और आपको समझाता भी जाऊंगा कि क्या क्या होता है। तो मेरे पास सबसे पहले ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये एंगल हमारे पास 95 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जी एंगल बी। ओके, अब अगर मैं बात करूं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल होती है और इस ट्रांसवर्सल में जो राइट साइड के एंगल लेफ्ट साइड के एंगल के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल। इट मींस कि मैं लिख सकता हूं कि बाय अल्टरनेटिव एंगल ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये एक्सटेंड करने पे पैरेलल लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इक्वल। सम नहीं मतलब ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। तो अगर जे 95 तो जे भी 95। अब इसमें मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा क्योंकि है ही एमसीक्यू, तो जस्ट आपने समझना है कि आया कैसे, वैसे एक दो स्टेप में आंसर्स आ भी जाएंगे। सो जे 95 तो जे भी 95 है, जहां मैं रीजन दे सकता हूँ कि बाय अल्टरनेटिव एंगल्स आया है जी। ठीक है, बाय अल्टरनेटिव एंगल्स। अब क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके सारे वर्टिक्स क्या हैं, कॉर्नर को हमारे पास मैच हो रही है, तो इट मींस ये साइक्लिक है। और हमारे पास प्रॉपर्टी के साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इट मींस कि एंगल बी और डी क्या हो जाएगा 180, और एंगल डी हमारे पास दिया हुआ है, इट मींस एंगल बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 95, so it will be 85. So this will be the answer. You can match the option according to your book. Okay, so देखो अगर इन दोनों का सम भी मैं करूंगा तो क्या बनेगा, 5 इधर गया तो ये 100 100 और 80 180, इट मींस कि सम 180 बन रहा है। तो वी कैन आल्सो वेरीफाई। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। गिवन क्या है, जो डायग्राम गिवन है, एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं और तीनों क्या होते हैं 60 होते हैं अभी। सो मैं लिख सकता हूँ कि दीज आर द थ्री एंगल्स आर 60 बिकॉज एबीसीडी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फाइंड क्या करना है, एडीसी। एडीसी इट मींस कि ये एंगल मुझे फाइंड करना है, इसको मैं एक्स अगर नाम दे दूं तो ये मुझे फाइंड करना है। ओके, अब सीधी बात है, ए बी सी डी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल का सम 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल डी 180। अब एंगल बी की वैल्यू तो 60 है, तो 60 माइनस किया तो एंगल डी कितना आ गया 120। सो इट मीन दिस विल बी द 120। सो यही हमें फाइंड करना था। यू कैन मैच द आंसर अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, अभी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो थर्ड दिया है हमारे पास। अब देखो इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी होगी, तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से करना हमने। सबसे पहले तो मैं जहां पर क्या कर रहा हूं, एक लाइन अपने से कर रहा हूं ज्वाइन। अब अगर मैं देखूं तो ये एक ट्रायंगल बन गया और ये दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करना है, फिर मैं देखता हूं कि फाइंड क्या करना है। तो पहले तो हमारे पास यही करते हैं। ओके, सो क्या आएगा, वैसे ये एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, नीचे जहां एक्स लिखा भी होगा आप बुक में देख लेना, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं ए ओ बी, सो ये दोनों तो रेडियस इक्वल हो गए, इसका मतलब कि ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30, 30 30 हो गया 60, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास 180। सो अगर मैं 180 में से 60 माइनस करूं तो ये मान लो सपोज वन एंगल है, तो एंगल वन आ जाएगा हमारे पास 120। ओके, 60 180 माइनस किया तो 120। अब दिस विल बी द एंगल 2। अब अगर हमारे पास देखा जाए तो ये फिर से रेडियस है, अगर रेडियस है तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल और साइड्स भी इक्वल, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40। नाउ सम ऑफ दिस एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी आल्सो 180। इट मींस 40 40 80, तो अगर 180 में से 80 माइनस किया तो एंगल 2 आ गया हमारे पास 100। ओके, सो अगर मैं कंप्लीट बात करूं जी एंगल 1 और 2, कंप्लीट एंगल कितना हो गया 100 और 120, इट विल बी 220। सो जे एंगल 220 है, हमें नीचे वाला एंगल चाहिए सॉरी दैट विल बी ए कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है 360।
इट मीन्स अगर ऊपर वाला एंगल, मैं जहां पर दोबारा ट्रायंगल बना के बताता हूं, नहीं तो जे पूरा का पूरा 220 बना है, हमें चाहिए जे वाला एंगल, तो 360 माइनस कर दो, 360 माइनस 220, so it will be 140, so it means this angle x will be 140 degree. Okay, so this will be the answer. You can match the option. Now MCQ 4th. ओके जो बिल्कुल इजी है, मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूँ कि आराम से कर लेते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप चाहे पैराग्राफ भी लिख दो पूरा, फिर भी मार्क्स आपको आंसर के मिलेंगे। अगर आंसर सही है तो थ्योरी आपने लिखी है नहीं लिखी है डजंट मैटर, मेन आपको आंसर ही पता होना चाहिए। ओके चलिए 4th क्वेश्चन है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें से सही कौन सी, मैं डायरेक्ट वही आंसर लिखूंगा। देखो हमारे पास ये लाइन दी है, एक यहाँ लाइन है, एक यहाँ, इन तीनों में से ना पूछा कि कौन सी पैरेलल है, तो हमारे पास जे लाइन इस लाइन के पैरेलल है, AC पैरेलल टू हो जाएगा BD के। अब मैं रीजन बता देते इसका कि क्यों ये पैरेलल है। देखो अगर मैं बात करूं कि ACQP ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का एंगल 1 और 2 मान लिया, तो एंगल 1 और 2 आ गया हमारे पास 180, एंगल 2 180 आ गया। सिमिलरली अगर मैं देखूं कि ये दोनों लाइन अगर जा रही हैं, और जहां से अगर मैं बात करूं, अब जे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो इन दोनों का सम भी 180, तो अगर ये 3 है तो ये 4 है, एंगल 3 + 4 भी हो गया 180। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इट मींस की एंगल 2 + 3 भी 180 है। अब ये राइट साइड तो तीनों ही 180 है, मैं कंपेयर करके अगर देखूं तो क्या बनेगा, अगर मैं इनको कंपेयर करूं 180 कट हो जाएगा, तो इट मींस की क्या हो जाएगा 3 एंगल इक्वल टू 4 के, इट मींस की ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो देखो किस अकॉर्डिंग कंपेयर करना है, जिसमें इक्वल ही भी आए, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये आगे दोनों इक्वल। अब मैं अगर थर्ड को और फर्स्ट को कंपेयर करूं, तो 2 2 कट हो जाएगा, तो 1 3 के इक्वल आएगा, इट मींस कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब अगर देखा है तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि सारे एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 180 था, तो जे भी 90 जे भी 90, सिमिलरली जे भी 90 जे भी, मतलब देखा जाए तो सारे ही एंगल 90 हो जाएंगे। और अगर हमारे पास किन्हीं भी दो, अगर इन दोनों का सम 180, तो सिमिलरली ये भी 180 होने हैं, इट मींस कि इनका सम भी 180। और अगर पैरेलल लाइन में ये दोनों का सम 180 हो, तो ये को इंटीरियर एंगल है, इट मींस कि इनका सम तो 180 हो रहा है, तो इट मींस कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी 180 हो जाएंगी। ओके, बाकी ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको आंसर ही मैच करने हैं। तो ये सीधी सी बात है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो ये लाइन आपस में भी पैरेलल होती है। ओके, सो देयर इज अ वन रूल, मैं लिख भी देता हूं जहां पर, इफ AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू AB, CD और CDE, तो इट मींस कि AB पैरेलल टू क्या हो जाएगा ABCD, CD पैरेलल टू EF आएगा, जहां पर सेम नहीं ना होगी लाइन, सो AB पैरेलल टू EF। ये एक रूल भी होता है जो आप याद कर सकते हो। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। बाकी आपको यही याद रखना था कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है पैरेलल होती है। चलो लास्ट MCQ 5th क्या दिया, देखो ये दो लाइन पैरेलल दी हैं, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल गई। अब सेम जैसे ऊपर रूल लगाया, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होता है बाय को इंटीरियर एंगल। सो अगर इन दोनों का सम 180 है, ये 105, तो ये कितना हो गया 95 हो गया, 95 नहीं कितना होगा ये, सम 180 होने चाहिए ना। सो अगर मैं बात करूं जहां से 180 में से मैंने माइनस कर दिया 105, सो 5 7 हो गया ना, 75 होना था, इट विल बी 75। अब मुझे निकालना है जहां पर एंगल, मुझे जहां पर एंगल निकालना था, लेट मी सी की फाइंड क्या करना है। सो 5th पार्ट हमें फाइंड करना है, इसमें हमारे पास एंगल ABC, ABC, इट मींस कि दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। अब ABCD क्या है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ऑपोजिट एंगल का सम क्या आएगा 180। सो अगर J 75 है, तो इन दोनों का सम 180, इट मींस दिस इज आल्सो 105, इट मींस दिस विल बी 105। ओके, सो दीज आर द MCQs। अगर कहीं पे समय ना आए तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास आप एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, फिर हमारे पास आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, सो अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। डायग्राम गिवन है हमारे पास और ये 4 एंगल हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो पहले तो मैं जहां पर एंगल मेंशन कर लूं पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो सबसे पहले ACB एंगल फाइंड करना है ना, तो ACB देखो है कौन सा एंगल, ACB
बी, इट मींस कि जे एंगल फाइंड करना है, इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं, तो जे एक्स हो गया। देन ओ बी सी फाइंड करना है, ओ बी सी, तो जे एंगल वाई हो गया, जहां पर मैं वाई लिख देता हूं, फाइंड करना है। ओ ए बी, ओ ए बी, इट मींस कि मैं जहां लाइन लगाता हूं, सो जे इतना एंगल हमारे पास कोई जेड हो गया, सो जे जेड एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। कंप्लीट हमारे पास दिया हुआ है, जे आधा करना है। और देन हमारे पास फाइंड करना है सी बी ए, सो सी बी ए, तो इट मींस कि जे एंगल हमारे पास फाइंड करना है, इसको मैं टी कोई नाम दे देता हूं, तो ये टी हो गया, है ना। अब देखो मुझे डायग्राम देख के पता चले कि फाइंड क्या क्या करना है, तो इससे इजी होता है, बहुत इजी होता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना आपने कि ये एंगल अगर फिल कर लोगे तो इजी होता है। चलो अब ये सारा कुछ दिया, उसमें देखो दिया क्या है। अगर मैं बात करूं, हमारे पास पहले नंबर पे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है, तो किसी ने भी इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 नहीं करना। साइक्लिक कब होता है, जब चारों कॉर्नर सर्कमफ्रेंस को टच करें, जो सेंटर पे सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, तो इट मींस कि जो साइक्लिक नहीं है, तो ऑपोजिट का रूल कभी मत लगाना, गलत हो जाएगा, और बच्चे गलती करते हैं जी। ओके, ये ध्यान रखना है चीज का। अब कैसे करेंगे फिर, अगर ये सेंटर है तो जे भी रेडियस, जे भी रेडियस, अगर दो साइड इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल ही होंगे, है ना। तो इट मींस दोनों इक्वल होंगे, तो मैं दोनों को अगर इक्वल मान के चलो, तो देखो मैं ट्राइंगल मेंशन कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी, सो इसमें मैं लिखूं तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, तीनों का सम 180 हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180, तो एंगल ए और बी तो सेम ही है ना, क्योंकि सेम ही रेडियस है। अब मेंशन करना तो आप लिख सकते हो पहले कि इसमें ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, क्योंकि ट्राइंगल मेंशन है तो आप ए भी लिख सकते हो, ए बी इक्वल हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे जे एंगल चाहिए, जेड जहां तो अकेला चाहिए नहीं, जे अकेला चाहिए ना, तो मैं इस वाले को लिख लेता हूं एंगल, और वही यूज करना है। तो आगे पीछे आ जाए आंसर, जरूरी नहीं कि एक्स पहले वाई पहले, जैसे मर्जी आए एंगल आने चाहिए, ठीक है। सॉरी। तब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एंगल ए मैंने इस एंगल को लिया जो कि जेड है, तो मैं जहां पर जेड लिख देता हूं। ओके, अब ओ एंगल वैल्यू 140 है, तो एंगल बी की बात करूं तो एंगल बी जे है, जो कि मुझे चाहिए नहीं, बट जे इक्वल टू किसके है, एंगल ए इक्वल टू बी के था, और मैंने बी की जगह ए लिख दी, और ए की वैल्यू क्या है, जेड मानी हुई है, तो जे भी जेड हो गया इक्वल टू 180। तो जहां से हो गया 2z इज इक्वल टू 140, उधर गया तो 40, और जेड की वैल्यू आ गई 20। चलो जी जेड एंगल तो आ गया, तो जो जो पहले आ रहा है मैं जहां लिखता जाऊंगा पता चलता जाएगा ना। अब मैं जहां ऊपर नहीं मेंशन करना, क्योंकि देखो मैंने तो काफी लार्जर बनाया, इवन आप कॉपी में से भी स्मॉलर ट्रायंगल बनाओगे, तो तब फिर आप वहां पे क्या क्या लिख पाओगे, है ना। बाकी आपकी मर्जी, आप लिखना चाहो तो यहाँ मेंशन कर दो, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या फाइंड करना है। जेड तो आ गया, अब आगे क्या है। अब अगर मैं आगे बात करूं, हमने देखना है कि कोई एंगल और वैल्यू सेंटर पे है, तो उसी कोड से सरकमफ्रेंस पे एंगल बन सकता है। मैं जहां से ना कंस्ट्रक्शन करता हूं, देखो मैं जहां से ये कंस्ट्रक्शन करता हूं, जे रिकंस्ट्रक्शन, अब देखो अगर मैं रूल लगाऊं सेंटर पे एंगल है तो जे वाला आ जाएगा, और ये क्वाड्रिलेटर भी बन जाएगा, तो अब ऑपोजिट एंगल लग सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी ए या ए बी, बी ए को बाय प्रॉपर्टी 1, बी ए को एज ए कॉमन कोड लूं, तो सेंटर पे एंगल डबल होता है, तो सर्कमफ्रेंस का आधा होगा भी, है ना। तो मैं लिख सकता हूं सीधा ही एंगल ए, इसको नाम को एम दे दो, ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू कितना हो गया 70। अब अगर ये 70 हो गया, तो अब ए एम बी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180, तो एक्स आ जाएगा, है ना। तो अब मैं लिखता हूं ए एम बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटर है तो इट मींस कि एंगल एम प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एम हमारे पास है 70, और सी को मैंने एक्स मान लिया हुआ है 180, तो एक्स आ गया 110। ओके, सो इट मींस कि दिस विल बी 110, तो जे भी एंगल आ गया। अब देखो क्या बचा है, अब अगर मैं बात करूं जहां पर जे एंगल 20 था, देखो अगर जे एंगल 20 था, है ना, जे एंगल जेड ही है, इसको मैं 20 कर दूं, तो जे भी तो 20 होगा, क्योंकि जे ही तो दोनों इक्वल किए थे मैंने। अब अगर जे 20 है, जहां पर जे 20 है, तो जो बचा हुआ कितना हो गया 30 हो गया अभी। अब जे 30 और एक्स भी है, तो टी निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, वो 30 जो बनाया वो लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एंगल ए हमारे पास है दो एंगल्स का सम
एंगल ए 50 है, सपोज ऐसे लिख लूं। अब एंगल ए दो ब्रेक हो सकता है एंगल्स में, ओ ए बी, बी ए सी, तो इसको मैंने लिख दिया ओ ए बी प्लस बी ए सी, और जे इक्वल टू हो गया 50। ओ ए बी तो हमारे पास 20 आया क्योंकि ये जेड ही था, तो ये 20 हो गया, बी ए सी एंगल हो गया 50, और मतलब जे इक्वल टू 50 और बी ए सी इक्वल टू हो गया 30, तो जे एंगल मैंने 30 निकाल लिया अभी। अब मैं इसी ट्राइंगल को राइट साइड वाले को ले रहा हूं, इन ट्राइंगल बी सी ए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी। सो क्या बना, एंगल बी की वैल्यू अगर बात करूं तो वो टी माना है मैंने, है ना, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं बी एस ए के अकॉर्डिंग बी सी ए, तो जे टी एंगल है, और प्लस सी की वैल्यू जो एक्स है, और एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो मैं फिल कर रहा हूँ 110, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एंगल ए की बात करो अगर, तो एंगल ए इस टाइम पे जो आया वो जे वाला एंगल है 30, तो जे आ गया एंगल 30, जे जहां प्रूव भी किया है ना, इज इक्वल टू 180। सो एंगल टी आ गया हमारे पास, ये एंगल टी 140, तो ये बन गया 40, है ना, 140 180 में से किया तो 40, तो इट मींस कि जे भी एंगल आ गया 40। अब जे भी एंगल आ चुका है 40, जे 40 था, जे 30 है 70, और जे 110, तो मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, सही है, मतलब आंसर बचा क्या है हमारे पास, बचा वाई एंगल, और वाई एंगल जे है अभी, ठीक है। देखो कैसे आएगा, अब अगर मैं पे देखा तो वाई एंगल तो निकला ही हुआ ना, जे 20 था, जे 40 था, तो कंप्लीट 60 हो गया। सिंपल लिखो एंगल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि डायग्राम में मेंशन कर दिया तो सीधे 20 और प्लस 40 कर दिया इज इक्वल टू 60, तो इट मींस कि दिस विल बी अ 60 डिग्री। ओके, बस यही फाइंड करना था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, नहीं तो स्लो में कर लेना, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग समझ आ गया होगा अगर आप ध्यान से सुन के देखा होगा। सो अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, इसमें हमारे पास ए एंगल 75, जे बी हाफ जो कि इस साइड वाला है 58, और ये कंप्लीट डी पूरा का पूरा 77 दिया है, और ये तीन वैल्यूज निकालनी है। जो वैल्यूज निकालनी है उसको नाम दे रहा हूं मैं, बी डी सी, देखो क्या है बी डी सी, इट मीन्स कि इसको नाम मैंने एक्स दे दिया तो ये एक्स हो गया, बी सी डी, बी सी डी, इसको नाम मैंने y दे दिया तो ये y हो गया। देन बी सी ए, बी सी ए, तो इट मीन्स कि बीच में लाइन भी खींचनी पड़ेगी कोई, तो बी सी ए मतलब जे एंगल की बात कर रहा है जेड, तो ये जेड हो गया, ठीक है। अब मुझे फिगर में दिख रहा है कि मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू चाहिए। ओके, सो देखो कैसे निकलेगी। अगर मैं बात करूं ये एक्स की, ये मुझे अकेला एंगल, मुझे कंप्लीट एंगल पता है, अगर मुझे ये लेफ्ट वाला एंगल पता चल गया तो मैं ये भी निकाल पाऊंगा, और ये मैं निकाल सकता हूं क्योंकि इस ट्रायंगल के सारे एंगल पता है। देखो अगर मैं डी ए बी ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में 75 जे है, 58 जे है, तो मैं दोनों का सम से थर्ड वाला एंगल निकाल लूंगा, फिर जे वाला एंगल 77 में से माइनस करके आ जाएगा। तो वही करते हैं, पहले लेफ्ट वाला नीचे वाला ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या आएगा इन ट्रायंगल डी ए बी, सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, सो तीनों का सम लिख दिया 180, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन जरूर लिखना है। एंगल डी की वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है क्योंकि डी मुझे कंप्लीट दिया है, इस ट्रायंगल के लिए नहीं दिया, ए बी डी वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये डी ही रखा, प्लस ए की वैल्यू 75 होगी और बी की वैल्यू 58 होगी इक्वल टू 180। सो एंगल डी की वैल्यू आ गई 180 माइनस, देखो इसका सम 8 और 5 13, 3 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, तो 133, तो एंगल डी आ गया इज इक्वल टू, अगर ये 140 हो तो 40 बचा तो 47, सो इट विल बी अ 47, इट मींस कि जे एंगल आ चुका है हमारे पास 47, ये पूछा नहीं है बट इसके बिना एंगल निकलता नहीं। अब एंगल डी की बात करूं तो एंगल डी दो एंगल से मिलकर बना है 77 प्लस एक्स, है ना, सॉरी एंगल डी की वैल्यू 77 है और एंगल डी दो एंगल से मिलकर बना है 47 प्लस एक्स इज इक्वल टू 77, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 47, इधर माइनस किया 7 और 7 माइनस 4 3, तो मतलब इट विल बी अ 30। ओके, सो जे एंगल 30 आ गया, देखो 47 और 30 77, बिल्कुल सही है, तो इट मींस कि एंगल एक्स की वैल्यू आ गई है 30। अब मुझे निकालना वाई एंगल और जेड एंगल, देखो कैसे आ सकता है। जेड एंगल तो आ गया, देखो जेड एंगल ये है, इस एंगल के अगर मैं देखूं तो बेस कौन सा है ए बी, ए बी बेस से ए सी बी बन रहा है एंगल जेड,
और इसी बेस से देखो एक एंगल बना ए डी बी, जो कि मैंने निकाल लिया 47। इट मींस कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सेम बेस से दो सर्कमफ्रेंस तो दूसरी प्रॉपर्टी, बाय सेकंड प्रॉपर्टी ए बी एज अ कॉमन बेस आ गया या कोड आ गया, तो क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, है ना। इसी बेस से जे एंगल, इसी बेस से जे एंगल, दोनों इक्वल, जे 47 तो जे भी 47। अब इसको इक्वल टू लिखो तो ये 47 हो गया, और यही तो वाई माना था, तो इट मींस इट विल बी अ 47, तो जे भी एंगल आ गया अभी, सॉरी जेड वाला आया है ना, सॉरी जे जेड वाला एंगल आ गया 47, सो जे एंगल आ चुका है 47। ओके, सो इसको जेड नाम दिया था, जे भी आ गया 47। अब बचा सिर्फ y। अब y के लिए देखो कि किस ट्रायंगल का पार्ट है, अभी y पूरा का पूरा दिया, इट मींस कि जो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है BCD। अब इसमें देखो बाकी वैल्यूज हैं, BCD में अगर मैं देखूं तो ये भी एंगल नहीं दिया ना, तो मतलब इससे तो नहीं होगा, और कोई से देखो। अगर मैं बात करूं, हाँ देखो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गिवन है, तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या आएगा 180। इट मींस अगर मैं लिखूं ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, इट मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी एंगल निकाल रहे हैं ना, तीन प्रॉपर्टी मेजर ना जो कि लगनी ही लगनी है। प्रॉपर्टी 1 सेंटर सर्कमफ्रेंस डबल होता है सेंटर, प्रॉपर्टी 2 दोनों सर्कमफ्रेंस में एंगल सेम कोड से, और थर्ड प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ऑपोजिट सम। इसके अलावा सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है, जहां कोई लीनियर पेयर लग जाता है या पैरेलल लाइन कंसेप्ट लगता है, वो तो एडिशनल है, बट मेन जो आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी है वो जितने ही तीन है। बाकी तो ये कि उसको सोल्व करने के लिए और प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। तो आपने ना जब भी कोई चीज सोल्व ना, मान लो एक्स निकाले वाई जेड समझ नहीं आ रहा, आपने तीनों प्रॉपर्टी पहले उस पर लगा के देखनी कि कोई लग रही है कि नहीं। अगर वो नहीं लग रही फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, नहीं तो मोस्टली इन तीन प्रॉपर्टी से दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आपने जो फाइंड करना उस पे तीनों देखो, अगले पे तीनों देखो, अगले पे तीनों देखो, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आएंगे। ओके, अब देखो साइक्लिक लगी प्रॉपर्टी, सो एंगल ए की वैल्यू 75 दी है, सी हमारे पास है, उसी को तो वाई मानना मैंने, तो ये इक्वल टू आ गया 180, है ना। अब y की वैल्यू कितनी होगी, जहां से 180 माइनस 75, 80 करते तो 100, तो इट विल बी आ 105, सो दिस विल बी द 105। यही मुझे फाइंड करना था तीन एंगल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो फोर्थ क्वेश्चन में फिर से डायग्राम गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो दिया है ABC इज इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल सेम एंड 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये अगर एंगल है ABC ट्रायंगल बोला उसने, A B और C, तो मैंने इस अकॉर्डिंग एंगल लिखने हैं ना, सारा एंगल ये मत ले लेना। ABC और ट्रायंगल के लिए देखो तो J 60 है पूरा, J C 60 है, और J B इतना एंगल 60 है ना, क्योंकि ABC में यही ट्रायंगल, ना तो J पार्ट है ना J। ये ध्यान रखना, J नहीं कि आप पूरा 60 बना दो, गलत हो जाएगा, है ना। ये तो वैसे भी दिख रहा है कि 60 से ज्यादा एंगल्स हैं अदरवाइज। अब फाइंड दो एंगल करने हैं, मैं पहले तो प्लॉट कर लेता हूं। ADB, ADB, ये एंगल x है, ये मुझे फाइंड करना है, ये तो दिख ही रहा, देखो भी सेम AB बेस से जे भी दिया है और जे भी दिया है, तो ये तो सीधा दिख रहा है वैसे। चलो मैं दूसरा भी लिख लूं, AEB, AEB, तो ये एंगल y हो गया। अब ओबीसी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट लगेगा, ये भी हो जाएगा। ये तो देख के क्वेश्चन हो रहा, बहुत इजी था वैसे, बता देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर ये बी बेस है तो इसी कोड से ये एक सी पे एंगल बना और इसी कोड से एक डी पे एंगल बना, तो सेकंड प्रॉपर्टी बाय सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ए बी एज अ कॉमन कोड है, ये प्रॉपर्टी जरूर लिखना भी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। वहां पे सेकंड प्रॉपर्टी मत लिख देना, अकेला स्टेटमेंट लिखनी है पूरी की पूरी। सो अगर जहां से मैं देखूं तो आ गया एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और ये दोनों इक्वल टू किसके थे, एक्स माना था मैंने, तो ये 60 हो गया अभी, तो ये तो 60 आ गया अभी, इसका काम तो हो गया। दूसरा क्या निकालना है, y। अब अगर देखा जाए तो y के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर साइक्लिक है। वैसे देखो दोनों ही साइक्लिक है और दोनों ही सेम है। अगर मैं a c b e लिखूं फिर भी ये 60 ही है, और अगर मैं a d b e लिखूं तो फिर भी है तो ये 60 ही है ना, अभी प्रूफ किया ये भी 60 ही है। तो मैं जिस मर्जी को ले लूं, चाहे रहना तो सेम ही है, तो मैं कोई भी लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं a c b e, a c BE, मैंने लेफ्ट वाला के अकॉर्डिंग लिया, ठीक है, कोई भी लिख लो गलत नहीं है। इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इसका सम क्या आ जाएगा एंगल्स का, ठीक है, साइक्लिक देख लेना, लिख देता हूं मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। सो इट मींस कि एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180,
एंगल सी हमारे पास 60 है, ई मुझे फाइंड करना है, बता दो मुझे क्या आया, जिसका तो 120 आया, भी वेरी गुड। सो इट मींस एंगल ई विल बी अ 120, इट मींस कि दिस विल बी अ 120। ओके, यही हमें फाइंड करना था। सो इजी सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोर्थ सेकंड एक्सरसाइज ज्यादा इजी है, बट ये तभी इजी लगेगी अगर आपको फर्स्ट आती है, नहीं तो फिर ये भी मुश्किल ही लगेगी। बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, सिर्फ एक बार वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको खुद क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ओके, सो अगर समझ आ गई है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो डायग्राम गिवन है और ए डी सी जे एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है बी ए सी। तो देखो क्या है बी ए सी, इट मीन्स कि जे एंगल एक्स कोई है जो कि मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेट लाइन क्या होती है 180 जो उसने दिया है, जब भी कुछ दिया तो पहले तो वही देखो, उसी से आंसर निकलता है। तो अगर AOB स्ट्रेट लाइन है, AOB इज स्ट्रेट लाइन, तो इसका सम तो 180 हो गया। बाय प्रॉपर्टी 1 क्या हो गया, सेंटर पे एंगल अगर 180 है तो सेंटर के साथ सर्कमफ्रेंस पे 90 बन गया बाय प्रॉपर्टी 1। सो प्रॉपर्टी 1 AB एज अ कॉमन कोड, नहीं तो आप सेमी सर्कल भी लिख लेते हो, सेमी सर्कल से एंगल 90 ही बनता है, तो वैसे भी लिख सकते हो। तो ये बन गया एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ना इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, जे एंगल आ चुका है, अब जे एंगल आ जाए तो जे भी आ जाएगा और जे एंगल बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। तो इट मींस कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो क्या हुआ, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल D की वैल्यू 130 है, B मुझे फाइंड करना है, बताइए मुझे क्या आया B, बिल्कुल सही है, माइनस किया 130 तो इट विल बी 50 डिग्री। सो इट मींस कि जे एंगल भी आ गया 50। अब देखो दो एंगल है तो निकाल दो भी थर्ड एंगल। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। सो तीनों का सम हो गया 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए तो क्या है x है, वो मुझे फाइंड करना है B। एंगल B क्या है 50, मैंने फाइंड कर लिया है B। एंगल C क्या है 90 इज इक्वल टू 180। अगर कट किया जाए तो ये हो गया जहां 90, तो x आ गया हमारे पास 90 माइनस 50 40। सो यही एंगल मुझे x फाइंड करना था 40 डिग्री। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने लायक भी है, दोबारा कुछ बहुत ही इजी था। नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देख लेना, बट प्रैक्टिस करो भी, खुद प्रैक्टिस करो फिर ज्यादा आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो सिक्स्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो डायग्राम गिवन है और डायग्राम के बाद पहले तो फर्स्ट पार्ट में ये दो एंगल फाइंड करने हैं और सेकंड में हमें पैरेलल प्रूव करने हैं एक लाइन को। ठीक है, दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। सबसे पहले तो देखते हैं गिवन क्या है, जे 96 है अभी। ठीक है, जे एंगल है जे 96 है, मुझे जो निकालना है पहले मैं वो प्लॉट करता हूँ। तो मुझे चाहिए BCD, इट मींस कि दिस एंगल मुझे फाइंड करना है। मैं इसको x नाम दे देता हूँ तो ये x हो गया। BFE तो ये मुझे फाइंड करना है, इसको y नाम दे दिया तो जो y हो गया। पहले तो मैं इतना काम करता हूँ। ठीक है, अब देखो भी उसने बोला हुआ है कि ABCD ये चारों ही कॉर्नर्स के साथ सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 आएगा, तो x तो सीधा ही आ गया वैसे है ना 180 माइनस। तो लिखेंगे ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ऑपोजिट एंगल का सम हो गया अभी 180। सो एंगल ए दिया है 96, एंगल सी मुझे फाइंड करना है जिसको मैंने x माना है, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू 180 माइनस 96, सो जो बन जाएगा 84। इट मींस कि ये तो आ गया भी 84। ओके, अब मुझे चलना है दूसरे एंगल पे। अगर ये 84 है तो ये स्ट्रेट लाइन तो है ही, दी है उसने, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180। तो अगर ऑब्वियसली 84 अभी मैंने माइनस किया इसमें से तो 84 आया, अब 84 फिर माइनस करूंगा तो 96 आएगा, इट मींस ये तो 96 हो गया। तो मैं लिख देता हूं DCE इज स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इट मींस कि हमारे पास x प्लस एंगल BCE इज इक्वल टू 180 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास 84 प्लस एंगल BCE 180
मतलब अगर देखा जाए तो जो मैंने प्रूफ कर दिया ना डायग्राम में वही लिख रहा हूँ, तो ये 96 हो गया, मतलब मुझे 96 बताया कि कैसे है। आप सीधा भी लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है तो सीधा 96 लिख दो, कोई इतना फर्क नहीं है। हमने वैलिड रीजन तो दे दिया, अब मैं वो 2 लाइन में रीजन दूं एक दिन में कोई फर्क नहीं है, बट वो देना जरूर है। ओके, अब फिर से देखो, ये फिर से साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है क्योंकि कॉर्नर क्या है, सर्कल सर्कमफ्रेंस के साथ टच हो रहे हैं। तो अब फिर से लिखूंगा BFEC इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इट मींस कि फिर से ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो गया। अब दूसरा एंगल जो हमारे पास BCF है ना, इसको मैं अगर साइक्लिक लिख ही दिया कोऑर्डिनेटर तो मैं C ही लिख लेता हूं, है ना, क्योंकि मेंशन कर दिया मैंने कोऑर्डिनेटर। इन दोनों का सम 180, इट मींस F की वैल्यू Y मैंने मानी है और इसकी वैल्यू 96 आ चुकी है, तो ये भी सेम ही आ गया ना एंगल, पिछले में भी यही माइनस किया था, हाँ यही किया था, तो इट विल बी 84, इट मींस कि दोनों ही 84 आ गए। पहले तो मुझे यही फाइंड करना था, ये दोनों तो आगे भी बहुत इजीली आ गए। अब नेक्स्ट देखो, कह रहा है AD पैरेलल करना है FE के, तो पहले देखो AD है क्या, जे AD है और FE जे FE है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल करनी है। अब हमारे पास ना देखो पैरेलल लाइन, ये अगर पैरेलल लाइन है, ये कोई ट्रांसवर्सल जाएगी। अब इसमें कोई भी अगर रूल में सेटिस्फाई कर दूं तो पैरेलल होगा, अल्टरनेटिव, कोरेस्पोंडिंग, वर्टिकल ऑपोजिट, को इंटीरियर, कोई भी रूल, एक भी अगर रूल मुझे मिल गया पैरेलल वाला तो मतलब ये पैरेलल है, और एक रूल मिल गया, देखो जे वाई एंगल हमारे पास 84 है और ये 96 है, इन दोनों का सम 180 होगा। अब अगर पैरेलल लाइन में दोनों का एंगल का सम 180 हो तो वो को इंटीरियर एंगल है, तो मैं लिखूंगा अगर मैं देखूं तो मैं लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल F इज इक्वल टू, अगर किया तो 94 प्लस 84 तो इट इज इक्वल टू 180 हो गया। देयरफॉर एंगल A एंड एंगल F आर को इंटीरियर एंगल्स हो गए जी, ठीक है, एंगल F को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स हमारे पास होते ही पैरेलल लाइन में, इट मींस कि ये कहां से हुआ, इस लाइन के साथ एंगल था और इस लाइन के साथ, तो इट मींस कि AD पैरेलल हो गया हमारे पास FE के साथ, तो यही मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा से वीडियो देख लो अगर समझ ना आए, बट जितनी मैं डिटेल में करा रहा हूं मुझे लगता नहीं, होप सो कि आपको एक बार में समझ आएगी। ओके, अगर नहीं आ रही इट मींस आपने कुछ ना कुछ तो स्किप किया है, या फिर आपको बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी चैप्टर से पहले उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखो फिर। ओके, अभी के लिए इतना ही, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं एक बताऊंगा, दूसरा एज इट इज ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो पहले मैं एक समझाता हूँ फिर मैं बताऊंगा दूसरे में फर्क क्या है, तो कर यहीं पे लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क है। ओके, पहले बोला इसने प्रूव दैट पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल। तो एक सर्कल है उसके अंदर कह रहे एक पैरेललोग्राम है, सो सपोज दिस विल बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो मुझे प्रूफ रेक्टेंगल करना है तो मैं रेक्टेंगल जैसे बनाता हूं, अगर उसमें 0.1 का फर्क भी हो तो ऑब्वियसली वो सेम नहीं रहेगा, है ना। तो इट मींस कि मैं मान के चल रहा हूं कि ये वैसे नहीं है अभी रेक्टेंगल, बट ये प्रूफ करना है। तो मैंने मान लिया ABCD। अब मैंने मान लिया कि जब पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती है, दोनों ही, है ना। ये रूल पहले ही होता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जितनी ही होंगी, अगर मैं कहूँ स्क्वायर है तो ऑब्वियसली उसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, चारों एंगल इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल, जो जो भी होता है ना। अब उसने जब बोला हुआ है कि पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल भी पैरेलल भी होगी, और कह रहे कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रहा है, और मुझे प्रूफ करने की जो रेक्टेंगल है, अभी मैंने ये माना नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में फर्क क्या होता है, अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल को ही मैं टिल्ड करता हूँ, ये मान लो सपोज ये रेक्टेंगल है, तो ये थोड़ा सा अगर मैं इसको टिल्ड कर दूं तो ये पैरेललोग्राम लगेगा, है ना। तो इट मींस कि इसमें जो एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल में, इसमें नहीं होते हैं। तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया ये चारों एंगल 90 हैं तो इट मींस कि ये पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल ही बन जाएगा पैरेललोग्राम, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ABCD क्या है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो है ही, है ना। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180। मैं लिखूंगा ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वो तो है ही है, दिख रहा है क्योंकि कॉर्नर हमारे पास वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस से टच कर रहे हैं। अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो ये 180 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास क्या हो जाएगा 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल C प्लस एंगल, नहीं इसको भी रहने दो, चलो एक और चीज मैं बताता हूँ, इसके ऑपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C,
क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इट मींस कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब अगर इक्वल तो मैं सी की जगह भी ए लिख रहा हूं, तो 2 टाइम एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए हो गया हमारे पास कितना 90, एंगल ए इक्वल टू किसके है, सी के, तो इट मींस कि एंगल सी भी क्या हो गया 90। अब जे भी 90 है, जे भी 90 है। सिमिलरली मैं इस पे लगाता हूं, तो अगर इस पे लगाया मैं ए सी इक्वल है तो इट मींस कि बी डी भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इट मींस एंगल बी प्लस डी बी इज इक्वल टू 180। अब जहां से मैं लिख भी सकता था रीजन, इसको सपोज नंबर 1 दे दो, जहां लिख दो कि फ्रॉम 1 से हुआ, जहां भी 2 टाइम हो गया एंगल बी 180, तो एंगल बी हो गया 90, तो सिमिलरली एंगल डी भी हो गया 90। ये रीजन लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 से मैंने यूज किया। ओके, चारों एंगल हो गए 90। जब पैरेललोग्राम के चारों एंगल हो गए 90, इट मींस कि वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, चारों हो गए 90। देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, बाकी दिस विल बी द प्रूफ। ओके, अब देखो भी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं। उसमें बोला है प्रूव दैट रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज स्क्वायर। ये फर्क है बस। अब देखो इसमें कोई फर्क आएगा, इसमें मैंने ऑपोजिट एंगल इक्वल किए हैं, उसमें चारों ही एंगल इक्वल होते हैं, तो वहां पर फर्क क्या आएगा, लिखेंगे जी एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये ए इक्वल टू सी ऑपोजिट सी वो तो फिर भी सेम रहेगा, बी इक्वल टू डी तो वो भी फिर भी सेम रहेगा। जहां ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिखा जहां, वहां वो रोम्बस लिख देंगे, है ना। ओ सॉरी, हाँ, रोम्बस के चारों एंगल्स इक्वल, वेट है ना, थोड़ा सा तो फर्क आएगा। चलिए देखते हैं, पहले तो मैं वही करता हूँ, फिर मान लो अब ये रोम्बस है, बाकी यही रहेगा सारा। मैं जहां पर बताता हूँ सेकंड पार्ट, तो क्या मान के चलेंगे, अगर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर तो रहेगा ही रहेगा ना, अगर एबीसीडी मान लो ये रोम्बस भी है, क्वाड्रिलेटर तो फिर भी रहेगा, तो चारों साइड इक्वल है तो क्वाड्रिलेटर है, तो मतलब इन दोनों का सम तो 180 है। ओके, अगर इन दोनों का सम 180 है और ये आपस में लाइन पैरेलल भी होती हैं, है ना, अगर मैं स्क्वायर की भी बात करूं वहां पे भी लाइन क्या होंगी, आपस में जो पैरेलल होंगी। सो इसमें क्या आएगा सेकंड पार्ट में, फिर अब हमारे पास ऑपोजिट एंगल का अगर मैं बात करूं सम तो फिर भी वही आएगा, एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180। भाई जहां पर रीजन वैसे तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, जहां लिख लो, नहीं तो देखो वहां पे हमारे पास क्या होता है, जहां ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो वहां पर एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, चारों ही एंगल्स इक्वल होंगे, चारों साइड इक्वल और चारों एंगल भी इक्वल। अगर चारों एंगल इक्वल है तो मैं सी की जगह ए लिख दूंगा 2 टाइम ए 90 सी भी 90। सिमिलरली जहां पर डी की जगह बी, तो ये दोनों 90। अब चारों एंगल 90 हो गए, जब चारों 90 हो गए तो हम लिख देंगे कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों क्वेश्चंस में कोई फर्क ही नहीं है, ऑब्वियसली और पेपर में दो थोड़ा ना आएंगे, एक ही आएगा। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो बस एक ही चीज का फर्क है, जहां ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, जहां चारों एंगल इक्वल है, तो बस ये एक रीजन का फर्क है ना, बाकी सारा क्वेश्चन ही सेम है। अब आप डायग्राम भी इसको चाहे ऐसे दें तो कोई फर्क नहीं, आप इसको बस लिखना है, जहां पर जो मैंने लिखा है एबीसीडी पैरेललोग्राम वो लिखोगे, एबीसीडी का हमारे पास रोम्बस लिखोगे। वैसे तो मैंने जहां साइक्लिक क्वाड्रिलेटर लिखा है, क्वाड्रिलेटर के अंदर ही चारे पैरेललोग्राम रोम्बस सब कुछ आएगा, है ना। तो सारा का सारा ही सेम क्वेश्चन है, फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आपको नहीं समझ आए कहो करवाना है तो फिर आप मुझे बता देना, इसकी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा ना, जो शॉर्ट्स होते हैं जैसे, तो उसमें आप देख लेना, कोई फर्क ही नहीं है। तो लिखना ही है तो मैं बार बार अगर लिखूंगा तो मैंने सारा सही लिखना है, बस जहां पर लिखूंगा कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये रीजन में फर्क आएगा, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ जो, तो इसकी जगह ये लिख देना, बाकी सारा है ही सेम। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।